क्या कभी ये सोचा है कि जिस परीक्षा के लिए इतनी मतलब जी जान लगा दी, वो खत्म होने के बाद दोस्तों से या चलो सोशल मीडिया पर ही उसके सवालों पर बात करना आपको किसी कानूनी पछड़े में फंसा सकता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल। और आजकल यही सवाल बहुत से उम्मीदवारों और हाँ, शिक्षकों के मन में भी घूम रहा है, और इसकी वजह है एक नया कानून। हाँ, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। ये कानून असल में लाया ही गया है पब्लिक एग्जाम्स में किसी भी तरह की धांधली या गलत तरीकों को रोकने के लिए। हाँ, और मामला तब और गर्म आ गया जब हाल ही में वो कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी, उन्होंने एक नोटिस जारी किया। हाँ, उसमें तो साफ साफ चेतावनी दी गई कि भाई जो परीक्षाएं चल रही हैं या फिर जो हो चुकी हैं उनके प्रश्न पत्रों पर ऑनलाइन वगैरह चर्चा न करें। तो आज हम इसी कानून के ताने वाने को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे स्रोत हमें बताते हैं। खास तौर पे इस कानून में ये जो शब्द है आयोजित हो चुकी परीक्षाएं और चल रही परीक्षाएं, इनका ठीक ठीक मतलब क्या है और क्यों मतलब परीक्षा खत्म होने के बाद भी डिस्कशन पर रोक लगाई जा रही है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सही है। और मकसद सीधा सा है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों या जिन्हें कानून में थोड़ी दिलचस्पी है, उन्हें इस नए नियम की बारीकियों का अंदाजा लगे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो शुरू करते हैं इसके दायरे से। मतलब ये कानून किन चीजों को गलत या अनुचित मानता है? वो धारा 3 में कुछ अनफेयर मीन्स का जिक्र है शायद। हाँ बिल्कुल, धारा 3 जो है वो अनुचित साधन या अनफेयर मीन्स को परिभाषित करती है। अगर आसान शब्दों में समझे तो परीक्षा से पहले, ठीक है, परीक्षा के दौरान या फिर, और यही चौंकाने वाली बात है, परीक्षा के बाद में भी अगर कोई प्रश्न पत्र या उसकी जो आंसर की होती है उसको लीक करता है या किसी भी तरह से डिस्क्लोज करता है, फैलाता है, जैसे सोशल मीडिया पर डाल दिया, या फिर बिना किसी अथॉरिटी के उसे अपने पास रखता है, अच्छा। तो ये सब अनुचित साधन माना जाएगा। अच्छा, मतलब ये सिर्फ वो एग्जाम हॉल के अंदर की नकल वकल या पेपर लीक वाली बात नहीं है, परीक्षा के बाद की एक्टिविटीज भी इसमें आ गई। और मैंने सुना इसकी परिभाषा काफी खुली रखी गई है, मतलब इंक्लूसिव। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कानून में समावेशी या इंक्लूसिव भाषा का इस्तेमाल है। इसका मतलब ये होता है कि जो बातें साफ साफ लिख दी हैं उनके अलावा भी अगर कोई मिलती जुलती हरकत है तो वो भी अनुचित साधन मानी जा सकती है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कानून कहता है प्रश्न पत्र लीक करना। अब हो सकता है कि कोई एग्जैक्ट पेपर लीक ना करे, पर परीक्षा के पैटर्न या कौन से सवाल आ सकते हैं इस बारे में बहुत खास और अंदरूनी जानकारी दे दे, तो हो सकता है वो भी इसके दायरे में आ जाए, भले ही उसे शब्दशः लीक न कहा जाए। ये दिखाता है कि कानून बनाने वाले शायद हर मुमकिन लूप होल बंद करना चाहते थे। ये तो वाकई काफी बड़ा दायरा हो गया। चलिए अब थोड़ा और साफ करते हैं। ये चल रही परीक्षाओं या ऑनगोइंग एग्जामिनेशंस से कानून का क्या मतलब है? देखिए, चल रही परीक्षाएं वो हैं जो अभी मतलब पूरी नहीं हुई हैं, सीधी सी बात है। जैसे कोई ऑनलाइन परीक्षा होती है ना, जो कई दिनों तक चलती है अलग अलग शिफ्ट्स में। हाँ, होती है। तो जब तक वो आखिरी शिफ्ट की परीक्षा खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो पूरी परीक्षा एक तरह से चल रही परीक्षा ही मानी जाएगी। और ऐसी परीक्षाओं के मामले में तो जाहिर है नियम सख्त होंगे ही, क्योंकि अगर पहली शिफ्ट का पेपर बाहर आ गया तो बाद वालों को तो सीधे सीधे फायदा मिल जाएगा। आना या टाइम से पहले उसका एनालिसिस करना, ये सब एक सीरियस अपराध है। इससे तो पूरी परीक्षा की निष्पक्षता ही दांव पे लग जाती है। और इसके लिए सजा भी मैंने सुना है काफी गंभीर रखी गई है। धारा 10 में है शायद इसका जिक्र। जी हाँ, धारा 10 में इसके मुताबिक ऐसे अपराधों के लिए 3 से 5 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी 10 लाख रुपए तक का। अरे बाप रे। हाँ, तो ये सजा अपने आप में बताती है कि जो विधायिका है, मतलब कानून बनाने वाले, वो इसे कितना संगीन जुर्म मान रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि एक तरह से डराना भी है। मतलब एक कड़ा संदेश देना कि कोई ऐसा करने की सोचे भी नहीं। एक निमारक प्रभाव जिसे कहते हैं। तो ठीक है, चल रही परीक्षाओं के लिए नियम सख्त हैं, ये तो समझ में आता है, लॉजिकल भी लगता है। लेकिन जो बात शायद ज्यादा कंफ्यूजन और बहस पैदा कर रही है वो है आयोजित हो चुकी परीक्षाएं, यानी हेल्ड एग्जामिनेशंस वाली सिचुएशन। इसका क्या मतलब है यार?
यही पर हाँ, ये कानून थोड़ा सा चौंकाता है। आयोजित हो चुकी परीक्षाएं वो हैं जो पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, मतलब सारी शिफ्ट्स हो गई, सारे दिन पूरे हो गए। हाँ तो फिर? लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, जो परीक्षा लेने वाली संस्था है, मान लीजिए एसएससी या यूपीएससी या कोई और, उसने अभी तक ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर प्रश्न पत्र या उसकी आंसर की जारी नहीं की है। अच्छा, परीक्षा खत्म हो गई, सबने अपना पेपर दे दिया, घर आ गए, तो उसके बाद सवालों पर बात करने में क्या दिक्कत है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? यही पर वो कानून की धारा 3 का वो हिस्सा काम आता है जो अनधिकृत प्रसार यानी अनऑथराइज्ड डिसेमिनेशन की बात करता है। कानून की नजर से देखें तो जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक वो क्वेश्चन पेपर एक तरह से कॉन्फिडेंशियल या कंट्रोल्ड जानकारी है। अच्छा, इसलिए परीक्षा खत्म होने के फौरन बाद भी अगर कोई व्यक्ति या मान लीजिए कोई संस्था जैसे कोई कोचिंग सेंटर अनौपचारिक रूप से, मतलब अथॉरिटी की मंजूरी के बिना, वो पेपर या उसके जो बताए जा रहे हल हैं उनको सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप ग्रुप में या अपनी वेबसाइट पर डालता है, तो उसे इस कानून के तहत अनधिकृत प्रसार माना जा सकता है। ओहो, तो मतलब एसएससी का जो वो हालिया नोटिस आया जिसमें कोचिंग सेंटर्स और बाकियों को चिताया गया, वो इसी कानूनी पॉइंट का इस्तेमाल कर रहा है? बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि भाई जब तक हम खुद पेपर या आंसर की नहीं डालते, आप लोग इस पर कोई चर्चा या एनालिसिस मत डालो। एग्जैक्टली। एसएससी का नोटिस इसी कानूनी आधार पर खड़ा है। ये उस आम प्रैक्टिस पर रोक लगाने की कोशिश है जहां परीक्षा खत्म होते ही स्मृति आधारित यानी मेमोरी बेस्ड सवालों और उनके हलों की एकदम बाढ़ सी आ जाती है ऑनलाइन। हाँ, वो तो होता है। तो इस नए कानून के तहत ऐसा करना अब लीगल रिस्क से भरा हो सकता है। संक्षेप में कहें तो कानून ये कह रहा है कि भाई परीक्षा प्रक्रिया सिर्फ पेपर देने पर खत्म नहीं हो जाती, वो ऑफिशियल डिक्लेरेशन तक जारी रहती है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर परीक्षा खत्म होने के बाद भी इस तरह की रोक की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या दिया जा रहा है? हमारे जो स्रोत हैं वो इसके पीछे कुछ मुख्य वजह बताते हैं। पहली वजह तो है स्मृति आधारित लीक को रोकना। अच्छा। हाँ, कई बार क्या होता है कि उम्मीदवार बाहर आकर जो सवाल बताते हैं उनसे परीक्षा के सिस्टम की अंदरूनी बनावट या कोई संभावित कमजोरी उसका अंदाजा लग सकता है, और इसका गलत इस्तेमाल फिर आगे की परीक्षाओं में हो सकता है। ये एक पॉइंट है। और क्या कारण है? दूसरा, उन परीक्षाओं की इंटेग्रिटी बचाना जिनमें कई स्टेज होते हैं। मान लीजिए टियर 1 हो गया पर टियर 2 अभी बाकी है। अब अगर टियर 1 के सवालों का अनऑथराइज्ड एनालिसिस और डिस्कशन बहुत ज्यादा होता है तो वो कहीं ना कहीं टियर 2 की तैयारी या उम्मीदवारों की मानसिकता को शायद प्रभावित कर सकता है। ओके। और तीसरा, जो कोचिंग संस्थानों की तरफ से होता है, प्रश्न पत्रों के तुरंत एनालिसिस और उसे फैलाने की जो एक होड़ सी मच जाती है, उसे कंट्रोल करना। इससे क्या होता है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया एक तरह के बिजनेस कंपटीशन में बदल जाती है। तो कानून इस व्यावसायीकरण या कमर्शियलाइजेशन पर भी एक तरह से अंकुश लगाना चाहता है। मकसद वही है, परीक्षा की गंभीरता और उसकी पवित्रता बनाए रखना। ये तर्क अपनी जगह ठीक है। अब जरा ये समझते हैं कि अगर कोई इस कानून के तहत मान लीजिए दोषी पाया जाता है तो ये अपराध किस तरह का है, मतलब उसकी प्रकृति क्या है? धारा 9 में कुछ बताया गया है कि ये अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और असमझौता योग्य हैं। अब ये भारी भरकम शब्द हैं, इनका आम इंसान के लिए क्या मतलब है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, संज्ञेय या कॉग्निजेबल होने का मतलब है कि पुलिस के पास बिना कोर्ट के वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। अच्छा। ये दिखाता है कि कानून इसे एक गंभीर अपराध की श्रेणी में रखता है। और वो गैर जमानती या नॉन बेलेबल, इसका मतलब जमानत मिलेगी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कि जमानत कभी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जमानत पाना आरोपी का अधिकार नहीं है। मतलब पुलिस स्टेशन से सीधे जमानत नहीं मिल सकती। ओके। जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी देनी होगी और फिर जज साहब मामले की गंभीरता, हालात सब देख के तय करेंगे कि जमानत देनी है या नहीं। तो प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो जाती है बस। और तीसरा, असमझौता योग्य या नॉन कंपाउंडेबल। इसका सीधा सा मतलब है कि इस मामले में कोर्ट के बाहर कोई समझौता या कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता कि शिकायत करने वाली जो संस्था है, मान लीजिए एसएससी, और जो आरोपी है वो आपस में बात करके केस वापस ले लें। नहीं, एक बार एफआईआर हो गई तो मामला अदालत में चलेगा और वहीं उसका फैसला होगा।
तो ये तीनों बातें मिलकर इस कानून को काफी सख्त बना देती हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये प्रावधान तो वाकई बहुत कठोर लगते हैं, पर यहाँ एक सवाल उठता है। हमारे संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं उनको लेकर, जैसे अनुच्छेद 19(1)(a) है जो हमें बोलने की, अपनी बात रखने की आजादी देता है। हाँ, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ, तो क्या ये कानून, खासकर वो जो परीक्षा के बाद अकादमिक चर्चा को रोकने वाली बात है, वो इस मौलिक अधिकार से कहीं टकराता तो नहीं? देखिए, ये एक बहुत ही अहम और मैं कहूंगी संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि एक तरफ तो है अनुच्छेद 19(1)(a) जो एकेडमिक बहस की, विश्लेषण की, विचारों के आदान प्रदान की आजादी देता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है लाखों उम्मीदवारों के भविष्य से जुड़ी एक परीक्षा प्रणाली, जी। उसकी निष्पक्षता, उसकी गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी। जी। तो ये कानून इन दोनों के बीच आप कह सकते हैं एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। पर बैलेंस सधेगा कैसे? मतलब कहां पर एक हेल्दी डिस्कशन खत्म होता है और वो अवैध प्रसार शुरू हो जाता है? ये लाइन कहां है? देखिए, शायद कानून बनाने वालों का इरादा ये कतई नहीं है कि परीक्षा पर कोई बात ही ना हो, लेकिन वो अनधिकृत तरीके से और खासकर ऑफिशियल घोषणा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर की के प्रसार को रोकना चाहते हैं। अब ये एक बहुत महीन रेखा है, ये बात सही है। हो सकता है भविष्य में जब ऐसे मामले अदालतों के सामने आएंगे तब शायद और ज्यादा स्पष्टता आएगी कि भाई किस तरह की चर्चा जायज है और किस तरह की नहीं। यहाँ हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये बताना है कि कानून इस संतुलन को बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। और एक और संवैधानिक सुरक्षा है जिसके बारे में जानना जरूरी है। अनुच्छेद 20 जो कहता है कि कोई कानून पिछली तारीख से लागू होकर सजा नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो नया कानून है ये 21 जून 2024 से लागू हुआ है। अच्छा, हाल में ही? हाँ, इसका मतलब है कि ये कानून सिर्फ उन कथित अपराधों पर लागू होगा जो इस तारीख को या उसके बाद किए गए हैं। अगर किसी ने, मान लीजिए, 21 जून 2024 से पहले सोशल मीडिया पर परीक्षा के बाद प्रश्न शेयर कर दिए थे तो उस पर इस नए कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो क्या पुराने मामलों में अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। उन पर इस नए कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी, ये सही है। लेकिन अगर उस समय जो दूसरे कानून लागू थे, जैसे मान लीजिए भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी या आईटी एक्ट, अगर उनका उल्लंघन हुआ था तो उन कानूनों के तहत कार्रवाई पहले की तरह हो सकती है। ये जो अनुच्छेद 20 की सुरक्षा है वो सिर्फ इस नए कानून के पूर्वव्यापी प्रभाव, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पर रोक लगाती है। समझ गया, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। चलिए अब कुछ उन पहलुओं पर बात करते हैं जहां अभी भी थोड़ी, कह सकते हैं, अस्पष्टता है, ग्रे एरियाज जिन्हें कहते हैं। जैसे आपने कहा कि वो हेल्दी एकेडमिक चर्चा और अवैध प्रसार के बीच एक महीन रेखा है। हाँ, और ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। जैसे एग्जाम देकर छात्र निकलें, आपस में बात करते हैं कि भाई वो वाला सवाल बड़ा मुश्किल था, या उसका जवाब ये हो सकता है। क्या ये भी गलत है? या कोई टीचर है, वो शायद परीक्षा में पूछे गए किसी कॉन्सेप्ट पर अपनी क्लास में डिस्कस करना चाहे, तो इसकी लिमिट क्या है? और आजकल YouTube पर तो बहुत चलन है परीक्षा के फौरन बाद मेमोरी बेस्ड सवालों को हल करके वीडियो डालने का। हाँ, बहुत ज्यादा। तो क्या ये हमेशा ही अपराध माना जाएगा, या ये तभी अपराध है जब वो लगभग पूरा का पूरा पेपर ही छाप दें एक तरह से? कहां पर वो लाइन खींची जाएगी? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, धारा 3 की जो भाषा है, प्रसार, खुलासा करना, वो काफी व्यापक है। अब इसकी व्याख्या अदालतें कैसे करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। सही है। संभव है कि अदालतें ये देखें कि जानकारी फैलाने का इरादा क्या था। क्या वो सिर्फ एक एकेडमिक जिज्ञासा थी, या उससे परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई? क्या उससे किसी को कोई गलत फायदा मिला या मिल सकता था? अगर कोई सिर्फ अपनी याददाश्त के आधार पर कुछ सवाल बनाकर उन्हें हल करने का तरीका बता रहा है, तो क्या वो परीक्षा सामग्री का प्रसार है? ये सब व्याख्या के बिंदु हैं जिन पर मुझे लगता है समय के साथ ही स्पष्टता आएगी। जाहिर है इस कानून का असर स्टूडेंट्स पर, टीचर्स पर और खासकर कोचिंग संस्थानों पर तो पड़ेगा ही। उन्हें अब ज्यादा सावधान रहना होगा। निश्चित रूप से छात्रों को अब ज्यादा केयरफुल रहना होगा कि वो अनजाने में ही कोई ऐसी जानकारी शेयर न कर दें जो कानून के दायरे में आ जाए। टीचर्स और कोचिंग संस्थानों को भी अपने कंटेंट, अपने एनालिसिस और खासकर उसकी टाइमिंग को लेकर ज्यादा जिम्मेदार बनना होगा। उन्हें ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना सीखना होगा। तो इस पूरी बातचीत का अगर निचोड़ निकालें तो सुनने वालों को मुख्य रूप से क्या बात, कह सकते हैं, गांठ बांध देनी चाहिए?
सबसे अहम बात मेरे ख्याल से ये है कि इस नए कानून सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत न सिर्फ चल रही परीक्षाएं बल्कि आयोजित हो चुकी परीक्षाएं भी तब तक कानूनी रूप से प्रोटेक्टेड है जब तक कि वो परीक्षा लेने वाली संस्था खुद ऑफिशियली प्रश्न पत्र या आंसर की जारी नहीं कर देती। इसलिए सबसे सेफ रास्ता तो यही लगता है कि भाई परीक्षा देने के बाद थोड़ा सब्र रखें, इंतजार करें कि संस्था खुद कब घोषणा करती है। सोशल मीडिया या दूसरे जो अनौपचारिक प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर परीक्षा के सवालों या जवाबों को लेकर जो जोखिम भरी चर्चाएं होती हैं, उनसे बचें, क्योंकि अब इसके कानूनी नतीजे गंभीर हो सकते हैं। सीधी सी बात है, सावधानी ही बचाव है। बिल्कुल सही कहा। थोड़ी सी जागरूकता और थोड़ा धैर्य इस स्थिति में बहुत मददगार साबित होंगे। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर आप सब सोच सकते हैं। जैसा हमारे एक स्रोत में भी कहा गया है, परीक्षाएं सिर्फ सवालों और जवाबों का खेल नहीं है, ये एक निष्पक्ष व्यवस्था में भरोसे का प्रतीक है। ये वाकई बहुत गहरी बात है और शायद कानून का असली मकसद सजा देना उतना नहीं जितना उस भरोसे को बचाना है जिस पर लाखों उम्मीदवार और एक तरह से पूरा समाज टिका है। उम्मीद है इस चर्चा से हमारे सुनने वालों को इस नए और महत्वपूर्ण कानून को समझने में कुछ मदद जरूर मिली होगी। जैसा हमारे एक स्रोत में भी कहा गया है, परीक्षाएं सिर्फ सवालों और जवाबों का खेल नहीं है, ये एक निष्पक्ष व्यवस्था में भरोसे का प्रतीक है। ये वाकई बहुत गहरी बात है और शायद कानून का असली मकसद सजा देना उतना नहीं जितना उस भरोसे को बचाना है जिस पर लाखों उम्मीदवार और एक तरह से पूरा समाज टिका है। उम्मीद है इस चर्चा से हमारे सुनने वालों को इस नए और महत्वपूर्ण कानून को समझने में कुछ मदद जरूर मिली होगी। जैसा हमारे एक स्रोत में भी कहा गया है, परीक्षाएं सिर्फ सवालों और जवाबों का खेल नहीं है, ये एक निष्पक्ष व्यवस्था में भरोसे का प्रतीक है। ये वाकई बहुत गहरी बात है और शायद कानून का असली मकसद सजा देना